गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहता महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में आप सभी जानते हैं कि हमने गृह प्रबंध के बारे में जाना कि गृह प्रबंध क्या होता है, गृह प्रबंध की परिभाषा की बात की, गृह क्या है, प्रबंध क्या है, उन दोनों की डेफिनेशन, फिर हमने घर क्या होता है, मकान क्या होता है, उन सभी के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, होम मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि गृह व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जाती है। पारिवारिक जीवन को सुखी, समृद्ध, शांतिमय बनाने के लिए कार्यों को, जितने भी हमारे कार्य होते हैं उनको समय पर निष्पादित किया जाता है, यानी कि संपूर्ण किया जाता है, पूरा किया जाता है, क्योंकि तभी लक्ष्य या जो हमारे उद्देश्य होते हैं या हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उनकी प्राप्ति तभी संभव होगी जब हम काम को खत्म करेंगे। अब हमने कहा कि भाई मेरे ये लक्ष्य है, मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, मुझे बीए की डिग्री में अच्छे परसेंटेज चाहिए, तो वो कब मिलेंगे? जब हमें क्या करना पड़ेगा, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं से यानी मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि इन कार्यों को इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मुझे मार्क्स अच्छे लेने, तो मुझे किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा और क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे अच्छे नंबर हैं वो प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से जो हमारे लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, यानी मैनेज किया जाता है सभी को। बिना उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति के पारिवारिक जीवन की उन्नति एवं सफलता के लिए गृहिणी को प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न जो सोपान होते हैं यानी कि स्टेप्स होते हैं उनको जानना, समझना एवं उस पर अमल करना आवश्यक होता है। गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन की ये जो होती है वो प्रशासनात्मक पक्ष है। यह एक निरंतर चलने वाली गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जो समय, परिस्थितियाँ, प्रदेश, संस्कृति, जलवायु, भौतिक स्थितियों आदि में परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित होती है। यह गृह जो कार्य होते हैं उन उद्देश्यों को संपन्न करने का एक सशक्त एवं प्रभावशाली साधन है। तो इस प्रकार से अगर हम गृह प्रबंध के बारे में बात करते हैं तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या करना पड़ता है, हमें पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, नियोजन, हमें नियोजन करना पड़ता है, यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर हमें उनका नियंत्रण करना पड़ता है, और फिर हमें उनका मूल्यांकन भी करना पड़ता है, इवैल्यूएशन भी, प्लानिंग करनी पड़ती है, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है और उसका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन भी करनी पड़ती है। किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए इन मुख्यतः ये तीन स्टेप्स होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। ये डेफिनेशन है वो किसने कही है, निकिल एवं डोर्से ने लिखा है कि पारिवारिक लक्ष्यों के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है जिसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना एवं मूल्यांकन करना आते हैं। ये प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं जो ये स्टेप्स हैं। अब इसके अंदर ग्रोस एवं क्रैंडल क्या कहते हैं, गृह प्रबंध निर्णयों की एक ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया कहलाता है। इसके निकल एवं डोर्सी ने क्या कहा है, इसके लिए हमें 3 कर्मिक चरणों से होकर जाना पड़ता है। तो निकल एवं डोर्सी ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि हमें किन स्टेप से होकर जाना पड़ता है।
बात की है होम मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में। अब हम इसमें आगे जो बात करते हैं कि गृह प्रबंध जो प्रक्रिया है इसके अंदर चरण कौन कौन से आते हैं। गृह प्रबंध के अंदर चरण की बात करते हैं, चरणों की बात करते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। गृह प्रबंध में सबसे पहले जो चरण आता है इसमें 4 प्रकार के चरणों की बात की इन्होंने। नियोजन या योजना बनाना, योजना बनाना 4 प्रकार के चरणों की बात की। दूसरी जो चरण की बात की इन्होंने संगठन की बात की है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। चौथा जो स्टेप है इन्होंने थर्ड है उन्होंने नियंत्रण की बात की है। और फोर्थ है वो है मूल्यांकन की बात कि गृह प्रबंध के लिए 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। नियोजन यानी कि प्लानिंग करना, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, नियंत्रण कंट्रोलिंग और मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो इस प्रकार से इन्होंने ये स्टेप्स बताए हैं। पहला है हमारा प्लानिंग हो जाएगा, दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा हमारा आ जाएगा कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग हो गया, चौथा हमारा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 चरण हैं। 4 चरणों के द्वारा किसी भी उद्देश्य व लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग क्या होती है। सबसे पहले प्लानिंग के बारे में जानेंगे कि नियोजन या योजना बनाना या फिर कहें प्लानिंग किसे कहा जाता है। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम जो चरण है वो है प्लानिंग है। प्लानिंग यानी योजना बनाना, नियोजन, योजना बनाना, आयोजन, यह सभी जो चरण हैं सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक चरण होता है। इसके बिना प्रबंध प्रक्रिया की सफलता की कामना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। आप ये कहें कि मुझे कुछ प्राप्त करना है और मैं बिना प्लानिंग के घर से निकल जाऊंगी तो क्या होगा, वो काम बिल्कुल नहीं होगा। इवन आप जैसे कि कॉलेज के लिए निकलते हैं तो आप क्या करते हैं, रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि कल के लिए मुझे क्या करना है, कल क्या क्या काम करने हैं। कल जैसे कि मुझे कॉलेज जाना है, कितने बजे मुझे कॉलेज जाना है, क्या ड्रेस मुझे पहन के जानी है और कौन सी क्लास मुझे अटेंड करनी है या कौन सी क्लास मुझे अटेंड नहीं करनी। तो ये क्या रहती है आपकी किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बना लेना, यानी एक रूपरेखा तैयार कर लेना दिमाग में कि कल मुझे ये कार्य करना पड़ता है या भविष्य में मुझे ये डेली के लिए भी हो सकती है, भविष्य के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो योजना को जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, क्यों करना है, कहाँ किया जाना है, किसके लिए किया जाना है, किन किन साधनों का उपयोग किया जाना है आदि प्रश्नों का निर्धारण ही नियोजन या फिर योजना बनाना कहलाता है। योजना बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से समझने के लिए जैसे कि क्या होता है, कई सारे पॉइंट्स होते हैं कैसे कैसे हमें योजना बनानी पड़ती है। तो इसीलिए कोई भी कार्य को करने के लिए हम पहले रूपरेखा तैयार करते हैं, उसे नियोजन या योजना कहा जाता है। दूसरा जो हमारा अब
अगला जो हमारा चरण आता है नियोजन के बाद में हम योजना के बाद में हम अगला जो हमारा स्टेप है वो है संगठन। हम ज़्यादा इसे डिटेल से नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं कि संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण स्टेप है वो संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गृहिणी को कुशलतापूर्वक गृह कार्यों का मात्र योजना बना लेना ही काफ़ी नहीं है। अब हमने मान लो आपको रात को करना है या कोई भी काम करना है तो हम दिमाग में योजना ही बनाएंगे, मुझे ये करना है, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, मैं ये करूँगी, मुझे ये तब मैं ये करूँगी। लेकिन क्या कर लेते हैं, योजना तो हमने दिमाग में बना ली लेकिन हम उस काम को अच्छी प्रकार से नहीं करते। सिर्फ हमने योजना बना ली दिमाग में, उससे कभी भी काम नहीं होते हैं। मैंने योजना बना ली और मैं सारे दिन सोचती रहूँगी, बैठी रहूँगी कि मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, तो कभी भी हमें लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती है। तो योजना बनाने के लिए उसे विभिन्न क्या करना पड़ता है, इसके लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना अनिवार्य होता है। क्योंकि कोई भी कार्य होते हैं, किसी भी कार्य को हम सोचें कि ये कार्य मैं अकेली कर लूँगी तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं होते हैं। एक आधे काम तो होते हैं जो हम अकेले, लेकिन आप घर में रहते कोई भी कार्य करते हैं तो हम घर के सदस्यों की मदद लेकर हम उस कार्य को संपादित करते हैं। विशेषकर उन गृहिणियों के लिए जो कामकाजी होती हैं तथा घर बाहर दोनों ही जगह में उनका जो प्रमुख स्थान होता है। परिवार के सदस्यों की सहायता व सहयोग से जटिल कार्य सरलतापूर्वक कम समय एवं शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है कम समय में। पारिवारिक वातावरण सुखद होता है, शांतिपूर्ण होता है, उल्लासमय होता है। परिवार में प्रेम, सौहार्द्य एवं एकता का भाव है वो बना रहता है। कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कुशल गृहिणी को घर का सारा काम परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए। ये नहीं है कि वो स्वयं अपने सारे कामों के खुद लगे रहे, बाहर का भी संभाले, घर का भी संभाले और बाकी जो मेंबर है वो घर के बैठकर आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्य का बंटवारा करते समय सदस्यों की हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि कार्यों को बांटने से पहले कुछ बातें याद रखनी चाहिए। जैसे कि हम काम को बांट रहे हैं, बंटवारा करते समय सदस्यों की कार्य क्षमता को देखना पड़ता है। अभी छोटे बच्चों को है तो है, छोटे बच्चे हैं तो उनको छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। अब ये नहीं है कि बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम ज़्यादा फिजिकल वाला काम दे देंगे, ज़्यादा मेहनत वाला काम दे देंगे, नहीं होता है उनसे इस प्रकार का कार्य। तो उनको इस प्रकार के कार्य दिए जाते हैं ताकि वो बैठे बैठे बिना थके उस कार्य को कर सके। तो काम को बांटते समय हमें सदस्यों की कार्य क्षमता, उनकी आयु, रुचि, इच्छा, समय आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सदस्यों को न तो अतिरिक्त कार्यभार वहन करना पड़े और न ही किसी को अत्यल्प बल्कि कार्य का बंटवारा ऐसा हो कि सभी सदस्य मिलजुल कर खुशी खुशी सभी कार्य को संपादित कर सके। तो इस प्रकार से ये थी हमारे संगठन की बात कि हम काम को योजना बनाने के लिए संगठन बनाएंगे और संगठन बनाने के बाद में तो इस प्रकार से हमने संगठन योजना बनाई, संगठन बनाया। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप है नियंत्रण कंट्रोलिंग, प्रबंध प्रक्रिया। इसके अंतर्गत संगठन को कार्य रूप में परिणत किया जाता है। किसी भी कार्य को कि केवल कुशलतापूर्वक योजना बना देने से अथवा संगठन करने से कार्य पूरा नहीं हो पाता है, बल्कि कार्यों को लक्ष्य प्राप्ति के होने तक व्यवस्थित तरीके से पूरा करना पड़ता है।
योजना को क्रियान्वित होते समय कई समस्याएं आती है, यानी कि जब हम काम करते हैं तो ये नहीं है कि हमें कोई भी समस्या नहीं आती है। हम बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको करते समय छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी हो, समस्या तो समस्या होती है। कोई काम को करते समय थोड़ी सी बाधा आ जाती है या रुकावट आ जाती है तो उस काम को करने में फिर दोबारा क्या है, बड़ी मेहनत लगती है। तो इस प्रकार से जो भी योजना को क्रियान्वित होते समय कई समस्याएं आती हैं जिन्हें दूर करना जरूरी होता है। आवश्यकता अनुसार कई परिवर्तन करने पड़ते हैं। आवश्यक सुझाव तथा निर्देश द्वारा योजना को पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इसी कार्य प्रबंध प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं, अर्थात नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। जो कार्य करते हैं उनको गति प्रदान करती है। तो डेल हेनिंग के शब्दों में डेल हेनिंग ने कहा है नियंत्रण के बारे में, उन्होंने कहा है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा कार्यों को योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है। तो कार्यों को योजना के अनुसार निष्पादित करना डेल हेनिंग ने नियंत्रण कहा है। जैसे कि मान लो मुझे कोई भी काम दिया, मुझे सूट की कटिंग करनी है। मान लो तुमने कोई सूट की कटिंग करनी है, आपने मेजरमेंट ले लिया और उसकी कटिंग कर ली। कई बार क्या होता है कि हमसे बातों बातों में हम किसी के साथ बातें कर रहे हैं तो गलत लिया जाता है। तो जब हम मेजरमेंट ले लेते हैं तो उसको बड़े ध्यान से एक बार शांति से पूरे उसको जो हमने निशान लगाए हैं, जो हमने मार्किंग की है, उसको अच्छी प्रकार से दोबारा से जांच लेना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमने सूट कुर्ता सिला, कमीज सिला, उसको हमने पूरा स्टिच कर लिया और फिर पहन के देखा। पहन के देखने के बाद में पता चला कि ये तो टाइट था, बाजू टाइट थी, ठीक है। तो वहाँ फिर क्या होता है, हमें दोबारा से उसको पूरे को खोलना पड़ता है और दोबारा से स्टिच करना पड़ता है। तो इसके बजाय उसे पूरा स्टिच करने के बजाय जब हमने यहाँ से हमारे स्टिचेस लगाए, आम मूल बाजू जोड़ने से पहले क्या है, हमें उसको पहन के देख लेना चाहिए, जिससे हमें क्या हो जाता है, पता लग जाता है कि कहाँ पर टाइट है, कहाँ पर लूज है। तो हमें उसको ज़्यादा मेहनत करने की बजाय उसी टाइम हम उसको ठीक कर देते हैं। तो ये क्या होती है, जब कार्य चल रहा होता है, कार्य जब ऑनगोइंग होता है, क्रियान्वित होता है, तो उसको क्या है, उसी पर बार बार क्या कर लेना चाहिए, काम को करते समय चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि हम घर में सब्जी बना रहे हैं, मेहमान आने हैं और हमने क्या किया, खाना बनाकर सब्जी सर्व कर दिया और बाद में खाना खाने लगे मेहमान, तो पता चला कि उसके अंदर नमक नहीं था, मिर्ची ज़्यादा थी। तो उससे क्या होगा, ये गलतियां हम लास्ट में देखने की बजाय अगर हमने सब्जी को बनते टाइम, बनने के बाद चेक कर लिया होता बनते टाइम, तो उससे हमें यह समस्या नहीं आती, हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। तो ये क्या कहलाती है, नियंत्रण कहलाता है, यानी कंट्रोलिंग कहलाती है। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, कंट्रोलिंग हो गया। अब हमारे चौथे स्टेप की बात करते हैं। चौथा जो हमारा स्टेप है वो है हमारा इवैल्यूएशन आता है, यानी मूल्यांकन आता है। चौथा स्टेप मूल्यांकन, जो प्रक्रिया को पुनः प्रारंभिक चरण अर्थात नियोजन की तरफ ले जाता है। मूल्यांकन क्या होता है, हम स्टार्टिंग से पहले स्टार्टिंग की तरफ चले जाते हैं। मूल्यांकन में हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं कि हमने काम को किस प्रकार से योजना बनाई, किस प्रकार से हमने संगठन किया, किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया और फिर हमने मूल्यांकन किया। जैसे कि आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद में आपके जैसे क्लास टेस्ट होते हैं या फाइनल एग्जाम देते हैं, तो आपको एग्जाम के बाद में पता चलता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, या मार्क्स आपके कम आए। तो आप क्या सोचते हो कि काश मैं पहले पढ़ लेती तो ऐसा नहीं होता, काश मैं ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाती, मैं अच्छे से मैंने थोड़ा पढ़ा लेकिन मुझे पूरा पढ़ा भी मैंने लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा, तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई, इसी वजह से मेरे इसके अंदर नंबर कम रह गए। तो अगर हम उसको
टाइम रहते उसको ठीक कर लेते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, जो रिजल्ट आता है वो हमारा इवैल्यूएशन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम जो कार्य करते हैं उनमें कितनी सफलता मिली है, कार्य विधिवत किया गया है अथवा नहीं किया गया है, तो अथवा दोषपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, यह सभी क्या कहलाते हैं, हमारा मूल्यांकन कहलाता है। कार्य को करने में क्या कमियां रह गई थी, कहाँ, जिसके कारण कार्य है वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाया है, तो हम उसको माइंड में सोचते हैं कि मैंने जब ये काम किया था तो मैंने कहाँ गलती की थी, मुझे माइंड में भी आया था कि ये ऐसे करूँगी तो गलत हो सकता है, तो उस टाइम पे काश मैं इसे सुधार लेती, तो ये हमारा मूल्यांकन होता है। अथवा इसमें अच्छा हो सकता था, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही मूल्यांकन कहलाता है। कई विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जो जैसे कि ओपनहीम ने कहा है, पूर्व में की गई क्रियाओं के परिणामों का परीक्षण करने से किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के व्यवहार में अधिक प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ग्रोस एवं क्रैंडल ने क्या कहा है, मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष की प्राप्ति होती है या सहायक होती है। तो इस प्रकार से निकेल एवं डॉर्सी ने कहा है, इवैल्यूएटिंग constantly looks towards both the process of management and the result. It thus takes place through time and at any moment. तो ये क्या है, डेफिनेशन थी जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा थी। तो इस प्रकार से मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। तो जो उपरोक्त परिभाषाएं हैं उनके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि कार्य योजना अनुसार संपन्न हुआ या नहीं, क्या क्या बाधाएं आई, उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई या नहीं हुई, इन सब की जानकारी प्राप्त करना ताकि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों में प्रभावशाली निर्णय लेकर बेहतर तरीके से उसको दोबारा से किया जा सके। जैसे कि कई बार हम शादी करते हैं, शादी में आप जाते हैं, शादी में जैसे कि घर में कोई शादी है तो अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है, पहले प्लानिंग की जाती है कि हमें कितने मेहमानों को बुलाना है, किस जगह पर करना है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, संगठन करते हैं कि भी तुझे ये काम करना है, तुझे हलवाई लेके आना है, तुझे टेंट का काम देना है, तुझे कपड़े लेके आना है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग मेंबर्स को काम बांट देते हैं, वो हो गया हमारा संगठन। फिर हम क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं और करते समय जैसे कि हलवाई क्या बना रहे हैं, मिठाइयाँ तैयार कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो हम बीच बीच में जाकर जिस मेंबर को जो ड्यूटी दी होती है वो बीच बीच में जाकर उसको टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा। अगर वो कहे कि भी लास्ट में शुरू में वो चला गया, भी हाँ आपको ये बनाना है, उसने बता दिया, और वो जब सब कुछ बन जाता है तब जाकर पता करता है कि क्या क्या बना, तब वो देखता है कि कुछ चीज़ें हैं उनमें बहुत सारी कमियां रह गई, तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर जब वो खाना बन रहा था उसी टाइम हम वहाँ जाते और चेक करते तो वो क्या कहलाता, जो कमियां थी तो उनको हम उसी टाइम पर दूर कर सकते थे। मिर्च ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, या फिर मीठा ज़्यादा है, तो इस प्रकार से क्या है, उन कमियों को तभी दूर किया जा सकता था, वो हमारा नियंत्रण कहलाता है। और एक हमने जैसे शादी हो गई और उसके बाद में हम सारे घर वाले बैठकर डिस्कस करते हैं कि भाई शादी अच्छे से खत्म हुई नहीं हुई, वो फूफा नाराज हो गया, वो चाचा नाराज हो गया, अगर हम उनको ऐसे कर देते या वैसे कर देते या मेहमानों की इस प्रकार से करते तो हमारी और वाहवाही होती। तो इस प्रकार से हम जब काम को खत्म कर लेते तो हम क्या करते हैं, उसकी पूरे को दोबारा से सोचते हैं कि इस प्रकार से करते तो क्या क्या जो दिक्कतें आई थी वो ना आती। तो ये क्या कहलाता है, हमारा इवैल्यूएशन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, जो सारे कार्य होते हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं या उद्देश्य होते हैं, उनको अचीव करने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए हमें निम्नलिखित चरणों में से गुजरना पड़ता है। योजना बनानी पड़ती है, संगठन बनाना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है और मूल्यांकन करना पड़ता है, तब जाकर हमें जो लक्ष्य प्राप्त करने होते वो अच्छी प्रकार से प्राप्त हो पाते हैं। तो ये था हमारे गृह प्रबंध में प्रक्रिया और उसमें कौन कौन से चरण भाग लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल के लिए
कल की क्लास में करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।